नमस्कार। कभी कभी कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ शब्द नहीं लगती बल्कि सीधे दिल में उतर जाती हैं, है ना। आज हम कुछ ऐसी ही बात करने वाले हैं। मीना केतन प्रधान का एक काव्य संग्रह है महानदी, और उस पर डॉक्टर स्नेह ठाकुर ने एक बहुत ही जबरदस्त समीक्षा लिखी है। चलिए इसी सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कविता की चंद लाइनें किसी के निजी दर्द और समाज की कड़वी सच्चाई दोनों को एक साथ बयां कर सकती हैं। तो इस पूरी पड़ताल का हमारा रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम कवि और समीक्षक को जानेंगे, फिर उन 3 खास कविताओं पर गौर करेंगे जो इस समीक्षा का दिल हैं। इसके बाद एक प्रवासी के मन की पीड़ा को समझने की कोशिश करेंगे, समाज पर कविता की तीखी चोट को देखेंगे और आखिर में एक उम्मीद की किरण और महानदी के अंतिम संदेश के साथ इसे समेटेंगे। तो चलिए सबसे पहले मंच तैयार करते हैं। किसी भी कहानी को समझने के लिए उसके किरदारों का जानना जरूरी होता है। यहाँ हमारे 3 मुख्य किरदार हैं, कवि, समीक्षक और वो कृति जिस पर ये सब कुछ आधारित है। कहानी के केंद्र में है कवि मीना केतन प्रधान और उनकी बहुत ही चर्चित किताब महानदी। समीक्षक के शब्दों में कहें तो ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि मानवीय मूल्यों का एक पूरा खजाना है। और इस खजाने की पड़ताल करने वाली शख्सियत हैं डॉक्टर स्नेह ठाकुर। जैसा कि हम देख सकते हैं, उनकी उपलब्धियों की लिस्ट काफी लंबी और प्रभावशाली है। इससे ये तो साफ है कि साहित्य की दुनिया में उनकी कितनी गहरी पकड़ और सम्मान है। डॉक्टर ठाकुर ये साफ करती हैं कि वैसे तो पूरी किताब ही अपने आप में शानदार है, लेकिन वो हमारा ध्यान 3 खास कविताओं की तरफ खींचना चाहती हैं जो इस संग्रह का निचोड़ है। और ये 3 कविताएं हैं, कुरूरी 1, कुरूरी 2 और कुरूरी 3। इन्हीं के जरिए हम इस विश्लेषण की गहराई में उतरेंगे। और यहीं से ये समीक्षा एक बहुत ही निजी, एक बहुत ही इमोशनल मोड़ लेती है। समीक्षक बताती हैं कि कैसे इन कविताओं ने सीधे उनके दिल के तार छेड़ दिए और उनकी अपनी जिंदगी की भूली बिसरी यादें ताज़ा हो गईं। देखिए, डॉक्टर ठाकुर 1967 से कनाडा में रह रही हैं। एक प्रवासी होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आप दुनिया में कहीं भी रहें, आपका दिल अपनी मिट्टी से जुड़ा रहता है। और यही अनुभव उनकी समीक्षा को एक बहुत ही अनोखा और गहरा नजरिया देता है। और फिर वो कुरूरी 1 की इस लाइन पर आती हैं, महानदी तट का गांव वही फिर आ जाता याद। बस ये एक लाइन उन्हें हजारों मील दूर सीधे भारत में अपने गांव की यादों में खींच ले जाती हैं। एक पल में कविता के ये शब्द उनके प्रवासी मन के दर्द को छू लेते हैं। लेकिन ये कविता सिर्फ निजी यादों और दर्द तक ही सीमित नहीं है, नहीं, हमें आज के समाज की उन कड़वी सच्चाइयों के सामने लाकर खड़ा कर देती है जिनसे हम शायद नजरें चुराते हैं। कविता एक तरफ तो ये दिखाती है कि भाई हर इंसान एक खुशहाल जिंदगी की चाह रखता है, लेकिन दूसरी ही तरफ हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि सारे लोग हताश हैं। ये जो विरोधाभास है ना, यही आज की सच्चाई है। ये कविता समाज को एक आईना दिखाती है, चाहे वो जाति धर्म के नाम पर बंटवारा हो या फिर धोखा और संघर्ष का वो माहौल जो हर किसी की जिंदगी को मुश्किल बना रहा है। और फिर आती है ये लाइन, जीते को भी युद्ध मारता है गवाह इतिहास। मतलब कितनी गहरी बात है। इसका सीधा सा मतलब है कि जंग में कोई नहीं जीतता, जो जीतता है वो भी अंदर से हार चुका होता है, और इतिहास इस बात का गवाह है। अच्छा, समाज की इतनी तीखी आलोचना सुनने के बाद ऐसा लग सकता है कि सब कुछ निराशाजनक है, लेकिन नहीं, कविता हमें अंधेरे में नहीं छोड़ती, बल्कि ये हमें उम्मीद की एक किरण भी दिखाती है। डॉक्टर ठाकुर एक सवाल पूछती हैं जो सोचने पर मजबूर कर देता है। सचमुच क्या ये त्रासदी ब्रह्मांड के हर मानव की नहीं है? ये हमें याद दिलाता है कि दर्द और तकलीफ की जो भावनाएं हैं वो सिर्फ किसी एक इंसान या एक समाज की नहीं है। ये तो हर इंसान का एक सार्वभौमिक अनुभव है। और कुरूरी 3 हमें समय के बहाव की याद दिलाती है। ये कविता मानती है कि बदलाव तो अटल है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, ठीक उस नदी की तरह जो कभी रुकती नहीं, बस बहती रहती है। ये पंक्ति कवि की आशा को बहुत खूबसूरती से सामने रखती है। उनका मानना है कि इस 21वीं सदी की चुनौतियों के बीच कविता ही वो नाव बन सकती है जो हमें पार लगाएगी। तो फिर इस पूरी समीक्षा का सार क्या है? महानदी हमें आखिर में क्या संदेश देना चाहती है? डॉक्टर ठाकुर के मुताबिक ये किताब सिर्फ कुछ कविताएं नहीं हैं, ये तो एक पुल की तरह है,
एक ऐसा पुल जो हमें हमारे अतीत से सिखाता है, हमारे आज को रास्ता दिखाता है और आने वाले कल के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। और समीक्षक अपनी बात इस खूबसूरत उम्मीद के साथ खत्म करती हैं। वो महानदी को एक ऐसी नदी की तरह देखती हैं जिसमें हमें बार बार गोते लगाने चाहिए ताकि हम उसके अंदर छिपे भावनाओं के कीमती मोतियों को ढूंढ सकें। शायद हम सभी को अपनी जिंदगी में ऐसी ही किसी महानदी में डुबकी लगाने की जरूरत है। मीनकेतन प्रधान की काव्यकृति महानदी तथा करुकाल की समीक्षा, प्रवासी साहित्यकार डॉक्टर स्नेह ठाकुर, कनाडा द्वारा। समीक्षक का परिचय। डॉक्टर स्नेह ठाकुर, जन्म चित्रकूट, भारत में। प्रवासी आवास लंदन, इंग्लैंड के बाद सन 1967 से आज तक कनाडा में। संस्थापक, संपादक, प्रकाशक वसुधा हिंदी साहित्यिक पत्रिका, जनवरी 2004 से। कुलपति, इंटरनेशनल रोमा कल्वर यूनिवर्सिटी कनाडा चैप्टर, फेलो रिसर्च फाउंडेशन इंटरनेशनल UNO से संबद्ध। कार्यवाहक अध्यक्ष, मानद रिसर्च फाउंडेशन इंटरनेशनल महिला सशक्तिकरण विंग व मानद HOD रोमा रिसर्च फाउंडेशन कनाडा चैप्टर। डायरेक्टर, इंटरनेशनल RC यूनिवर्सिटी बेलग्रेड, कनाडा चैप्टर। संरक्षक, हिंदी सेंटर, नई दिल्ली। चेयरपर्सन, कनाडा वर्ल्ड फोरम ऑफ डायलॉग, विश्व संवाद। डायरेक्टर, वी कनेक्ट कम्युनिटी सर्विसेज, ओंटारियो, कनाडा। सहयोगी संपादक एवं संयोजक, विश्व हिंदी साहित्य का इतिहास। वैश्विक समन्वयक, वैश्विक हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं में लेखन। उपलब्धियां, सम्मान, भारत के राष्ट्रपति द्वारा हिंदी सेवी सम्मान, विश्व हिंदी सम्मान, अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शताधिक सम्मान। प्रकाशित पुस्तकें, उपन्यास मरुतनंदन हनुमान, दशानन रावण, श्री रामप्रिया सीता, लोकनायक राम, कैकन चेतना शिखा। राष्ट्रपति भवन पुस्तकालय में संग्रहित। अन्य पुस्तकें, कई चिंतन के नव परिदृश्य संदर्भ, अध्यात्म रामायण, तुलसीकृत श्री रामचरितमानस, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण काव्य सहित अन्य विधाओं की दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित। शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में रचनाएं समादृत। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कई पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित। शिक्षण कार्य, भारत, इंग्लैंड और कनाडा। मान्यता प्राप्त द्विभाषा, अधिकृत अनुवादक और भाषांतरकार। समीक्षा का वाचन डॉक्टर मीनकेतन प्रधान के संयोजन में 24-25 फरवरी 2023 के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में व्याख्यान। विश्व हिंदी अधिष्ठान द्वारा 30 सितंबर 2024 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय काव्य पाठ में सहभागिता। डॉक्टर मीनकेतन प्रधान द्वारा रायगढ़ में छायावादोत्तर हिंदी कविता विषयक 24-25 फरवरी 2023 को कनाडा से ऑनलाइन सहभागिता। आयोजन में पद्मश्री लीलाधर जगुड़ी, उत्तराखंड, पद्मश्री हलधर नाग, ओडिशा आदि की प्रत्यक्ष उपस्थिति रायगढ़ में रही। समीक्षा का वाचन डॉक्टर मीनकेतन प्रधान जी ने अपनी अत्यंत चर्चित पुस्तक महानदी की कविता कुरुरी 1 से कुरुरी 3 तक में न केवल छायावाद के जनक कवि पद्मश्री मुकुटधर पांडे जी से प्रेरणा लेकर अपने विचारों का आरंभ किया है, वरन उसमें वर्तमान और भविष्य के प्रति गहन चिंतन का एक विराट द्वार भी खोला है, जिस पर आज के समाज को अवश्यमेव ध्यान केंद्रित करना चाहिए। डॉक्टर मीनकेतन प्रधान जी का सामाजिक भावनात्मक, शिक्षाप्रद, करुण रस से ओतप्रोत, गहरी सहानुभूति संपन्न रूप और कथ्य की दृष्टि से श्रेष्ठ, न केवल उत्कृष्ट मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण, वरन भविष्य हेतु भी श्रेष्ठ चारित्रिक मूल्यों का अवदान, अनेक प्रशंसात्मक शिल्प और कला की दृष्टि से श्रेष्ठ काव्य संग्रह महानदी पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यद्यपि संपूर्ण काव्य संग्रह ही श्रेष्ठ है, पर इस समय मैं इस पुस्तक की अंतिम 3 कविताएं कुरुरी 1, कुरुरी 2 एवं कुरुरी 3 पर ही टिप्पणी करूंगी। पर इससे पहले कि इन 3 कविताओं पर टिप्पणी करूं, पहली कविता कुरुरी 1 को पढ़ना आरंभ करते ही बिना मनन चिंतन के जिस भावना ने हृदय को आलोचित किया और जो तीनों कविताओं में समय समय पर मन को उद्वेलित करता रहा, वो आप सबसे साझा करना चाहूंगी। मीनकेतन जी की 3 कविताएं पढ़कर असमंजस में पड़ गई हूँ।
जानती हूँ कि महानदी का संदर्भ क्या है और कवि पुरातन की घटनाओं से जुड़ वर्तमान और भविष्य के बारे में क्या कहना चाहता है। पर इस प्रवासी हृदय का क्या करूं? कहते हैं ना कि जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो कुरूरी एक की ये पंक्तियां पढ़ते ही बिखरी होगी कहीं चांदनी घना, यहाँ अवसाद वही, महानदी तट का गांव वही, फिर आ जाता याद। पीड़ा प्रवासी मन की उभर उभर आई, भारत और वहां के संदर्भ स्मृति पटल पर एक के बाद एक उभरने लगे। कुरूरी 2 में आज के स्वार्थपरक समाज पर करारा प्रहार है। ऐसा नहीं ठिकाना कोई, जहां पल पल उजास, चाह रहे खुशहाल जिंदगी, सारे लोग हताश। साथ ही जाति धर्म की भेदभाव नीति पर भी उन्होंने युद्ध जनित घटनाओं आदि के दुष्प्रभावों पर आगाह किया है। जाति धर्म के भेदभाव से टुकड़े होते देश, दल बल वाले लड़ते भिड़ते रोज बदलते भेस, परदेसी पंजी जान रहा उड़ता चारों ओर, नाहक दंग रोकना होगा ये आवाम का जोर। और अब पुनः प्रवासी मन निम्नांकित पंक्तियों में अटक जाता है। मन चाहे काम नहीं होता, लुट जाता संसार, दुखों से अपने ऊपर उठा 7 समंदर पार, रहा समेत झमेला सारा, सोच रहा दिन रात, बदला जो रास्ता सफर में, लगा बड़ा आघात। पर वहीं कुरूरी 2 के छंद क्रमांक 22 में क्या यथोचित शिक्षा दी है। जीते को भी युद्ध मारता है गवाह इतिहास, झुंड को नई राह दिखाता है सदियों का प्रतिभास। कुरूरी 3, सचमुच क्या ये त्रासदी ब्रह्मांड के हर मानव की नहीं है? अनगिनत कुरूरी जोड़ियों का था ये प्यारा ठौर, वो दादा बाबा नहीं रहे, हुआ गांव कुछ और। घटता बढ़ता जीवन होता, बहती रहती धार, पहले बना मुहाना छोटा, आगे नदी अपार। साथ ही साथ कवि भविष्य के प्रति आशान्वित हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि नए पुराने बराबर चले, बदलता रहा दौर। 21वीं सदी में लदते कर कविता के बौर। इस अति प्रभावशाली पुस्तक हेतु जो अतीत से शिक्षा ले वर्तमान और भविष्य को शिक्षास्पद बनाती है, सुखद भविष्य का निर्माण करती है, मीनकेतन जी को अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। आशा है कि पाठक इस महानदी में बारंबार डुबकी लगाकर वहां से भावप्रवण रत्नों की प्राप्ति कर लाभान्वित होगा। इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प साहित्यिक विश्लेषण में उतर रहे हैं। हमारे पास डॉक्टर स्नेह ठाकुर की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है। इसमें वे मीनकेतन प्रधान की चर्चित काव्य कृति महानदी, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। हाँ, और ये अपने आप में बड़ा अनोखा संगम है। बिल्कुल, एक अनुभवी प्रवासी साहित्यकार जिनकी जड़ें भारत में हैं पर दशकों से कनाडा में हैं। जी, वे आज की भारतीय कविता से कैसे जुड़ती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। हाँ, और खास तौर पर उन अंतिम 3 कविताओं से उनका जुड़ाव। हाँ, वही कुरूरी 1, कुरूरी 2 और कुरूरी 3। हम डॉक्टर ठाकुर की जो प्रतिक्रियाएं हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। मकसद ये है कि समीक्षा का सार पकड़ें, कविता के विषय क्या हैं, एक प्रवासी पाठक के तौर पर, समीक्षक के तौर पर डॉक्टर ठाकुर की अपनी अनुभूतियां क्या रहीं, और उनके हिसाब से इस किताब का साहित्यिक या सामाजिक महत्व क्या है। सही। तो चलिए इस विचार यात्रा को शुरू करते हैं। इससे पहले डॉक्टर स्नेह ठाकुर के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि उनकी जो पृष्ठभूमि है ना, वो उनकी समीक्षा को एक खास रंग देती है। अच्छा। हाँ, उनका जन्म तो भारत में हुआ, चित्रकूट में, फिर कुछ समय लंदन में भी रहीं, और 1967 से वे कनाडा में है, मतलब प्रवासी जीवन। काफी लंबा अरसा। जी, और साहित्य और समाज सेवा दोनों में ही बहुत सक्रिय रही हैं। वे वसुधा नाम की एक जानी मानी हिंदी साहित्यिक पत्रिका की संस्थापक, संपादक, प्रकाशक सब रही हैं। वसुधा, हाँ सुना है मैंने। बिल्कुल, और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी जुड़ी रही हैं, जिसमें यूएन से जुड़ा रिसर्च फाउंडेशन इंटरनेशनल भी है। अरे वाह। जी, और सम्मान भी कई मिले हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा हिंदी सेवी सम्मान भी मिला है उन्हें। उन्होंने खुद भी कई किताबें लिखी हैं, रामायण के पात्रों पर उपन्यास वगैरह, और वे एक अच्छी अनुवादक भी मानी जाती हैं। तो जाहिर है इतने सारे अनुभव। हाँ, तो इतने विविध अनुभवों के साथ जब वे किसी कृति को देखती हैं तो उसमें एक अलग ही गहराई, एक अलग नजरिया होता है। हाँ, और ये नजरिया हमें मीनकेतन प्रधान की महानदी की उनकी समीक्षा में साफ दिखता भी है। जी, जैसे हमने कहा, उनका ध्यान मुख्य रूप से आखिरी 3 कविताओं पर है,
कुरूरी 1, 2 और 3, जी। डॉक्टर ठाकुर ये बताती हैं कि प्रधान जी ने प्रेरणा ली है छायावाद के जनक कवि पद्मश्री मुकुटधर पांडे जी से। हाँ, और यहाँ शायद छायावाद को थोड़ा सा खोलना ठीक रहेगा। हाँ, बताइए। मतलब छायावाद जो 20वीं सदी की शुरुआत का हिंदी कविता का एक बड़ा आंदोलन था, स्वच्छंदतावादी, जिसमें प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य, व्यक्तिगत भावनाएं, जी। इन पर जोर था, अक्सर एक रहस्यमयी दार्शनिक पट के साथ। मुकुटधर पांडे जी इसके शुरुआती कवियों में से थे। सही कहा। तो डॉक्टर ठाकुर कहती हैं कि प्रेरणा तो वहां से है, लेकिन प्रधान जी ने सिर्फ अतीत का गुणगान नहीं किया, नहीं। उन्होंने वर्तमान और भविष्य पर सोचने का मतलब एक बड़ा दरवाजा खोला है। ऐसा चिंतन जिस पे आज के समाज को ध्यान देना चाहिए। ये जरूरी बात है। और अगर कुल मिला के देखें तो डॉक्टर ठाकुर इस संग्रह से काफी प्रभावित हैं, बेहद। जी। वे इसे मानवीय मूल्यों से भरा हुआ मानते हैं, सामाजिक, भावनात्मक और शिक्षाप्रद भी। हाँ, और ये सिर्फ विचारों के स्तर पर नहीं, नहीं। वही, वे कविता के शिल्प को, उसकी कला को, यानी उसकी बनावट और कहने के ढंग को भी बेहतरीन मानती है। तो मतलब कंटेंट और क्राफ्ट दोनों ही मजबूत हैं। बिल्कुल। तो यहाँ वाकई कुछ गहरा है। देखना होगा कि ये कविता संग्रह इतनी सारी परतें कैसे खोलता है। चलिए कुरूरी 1 से शुरू करते हैं। डॉक्टर ठाकुर बताती हैं कि इसकी कुछ पंक्तियां पढ़ते ही उनके मन पर बहुत गहरा असर हुआ। कौन सी पंक्तियां? खासतौर पे ये बिखरी होगी कहीं चांदनी, घना यहाँ अवसाद वही, महानदी तट का गाउन वही, फिर आ जाता याद। वे कहते हैं कि इन पंक्तियों ने उनके प्रवासी हृदय को सीधे छुआ और सालों दूर भारत के अपने गांव की, महानदी तट की यादें एकदम ताजा हो गईं। ये वाकई दिलचस्प है। कैसे शब्द सीधे पाठक के दिल में उतरते हैं, खासकर जब वो अपनी जड़ों से दूर हो। हाँ, ये प्रवासी हृदय, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? बिल्कुल। इन पंक्तियों में उन्हें सिर्फ यादें ही नहीं मिली होंगी, बल्कि वो दूरी का दर्द, अपनी मिट्टी से बिछुड़ने का अवसाद, वो भी महसूस हुआ होगा। हाँ, हो सकता है। जैसा कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कविता तो वही है, पर हर पाठक का मन, उसके अनुभव उसमें अपने रंग घोल देते हैं। सही। और यहाँ चांदनी और अवसाद का विरोधाभास भी देखिए। बाहर शायद चांदनी हो, पर मन में वही घना अंधेरा, वही अवसाद। ये प्रवासी मन की स्थिति का कितना सटीक चित्रण हो सकता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल दूरी नहीं है, ये एक इमोशनल स्टेट है। जी। और शायद सिर्फ प्रवासी ही नहीं, कोई भी इंसान जो अपने बचपन की जगह से दूर है, वो इससे जुड़ सकता है। हाँ, ये बात भी है। अच्छा, अब आते हैं कुरूरी 2 पर। यहाँ डॉक्टर ठाकुर कविता का एक अलग पहलू दिखाती हैं, सामाजिक टिप्पणी। सामाजिक टिप्पणी किस तरह की? वे मानती हैं कि ये कविता आज के समाज पर, जिसे वे स्वार्थपरक समाज कहती हैं, एक तीखा कटाक्ष है। अच्छा, हाँ, और वे कुछ पंक्तियों का उदाहरण भी देती हैं शायद। हाँ, जैसे ये, ऐसा नहीं ठिकाना कोई जहां पल पल उजास, चाह रहे खुशहाल जिंदगी सारे लोग हताश। इन पंक्तियों में एक अजीब सी बेचैनी है, एक निराशा है ना? हाँ, वही। सब उजाला खुशहाली चाहते हैं पर हैं हताश। ये आज के समय की एक बड़ी विडंबना सी लगती है। बाहर से सब कुछ होते हुए भी अंदर एक खालीपन। सही कहा। भौतिक सुख शायद है, पर वो अंदरूनी संतोष, वो गायब है। बिल्कुल। और ये कटाक्ष सिर्फ स्वार्थ तक ही नहीं है। डॉक्टर ठाकुर बताती हैं कि कवि समाज को तोड़ने वाली ताकतों के प्रति भी आगाह करते हैं। जैसे जाति धर्म का भेदभाव देश को कैसे टुकड़े टुकड़े कर रहा है। पंक्तियां हैं, जाति धर्म के भेदभाव से टुकड़े होते देश, और सत्ता के लिए, प्रभाव के लिए जो संघर्ष होते हैं, उनके बुरे नतीजे, दलबल वाले लड़ते भिड़ते, रोज बदलते भेष, इन सब पर कवि ने ध्यान दिलाया है। ये तो आज की सच्चाई का आईना है एक तरह से। हाँ, और मुझे जो बात अहम लगी वो ये कि कवि सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं रुकते। अच्छा। समाधान भी है। हाँ, डॉक्टर ठाकुर इस बात पर जोर देती हैं कि कवि दंगों जैसी फालतू की हिंसा को रोकने के लिए आम जनता की सामूहिक शक्ति की जरूरत बताते हैं। नाहक दंग रोकना होगा या आवाम का जोर। वाह, ये बहुत जरूरी संदेश है। मतलब समाधान कहीं ना कहीं जनता की एकजुटता में ही है। बिल्कुल। लेकिन कुरूरी 2 में एक और परत भी है शायद, जिसे डॉक्टर ठाकुर अपने प्रवासी अनुभव से जोड़ती हैं। हाँ, बिल्कुल। वे कुछ और पंक्तियों का जिक्र करती हैं। मन चाहे काम नहीं होता, लुट जाता संसार, दुखों से अपने ऊपर उठा 7 समुंदर पार। अच्छा। रहा समेत झमेला सारा, सोच रहा दिन रात, बदला जो रास्ता, सफर में लगा बड़ा आघात। ओहो। तो यहाँ देखिए, सामाजिक टिप्पणी के साथ साथ
एक बहुत ही व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी भी उभर रही है। हाँ, घर छोड़ना, परदेस जाना, वहां मनचाहा काम न मिलना, जैसे सब लुट गया हो, और फिर रास्ता बदलने का फैसला, जिसे गहरा आघात लगा। ये तो उन लाखों लोगों की कहानी हो सकती है जिन्होंने बेहतर जीवन के लिए राहें बदलीं और उसकी कीमत चुकाई। बहुत मार्मिक चित्रण है वाकई। तो कुरूरी 2 में समाज का आईना भी है और व्यक्तिगत संघर्ष की गूंज भी। जी, लेकिन जैसा पहले कहा, ये कविता सिर्फ अंधेरा नहीं दिखाती। डॉक्टर ठाकुर इसके छंद 22 से एक बहुत जरूरी सीख बताती हैं। क्या सीख? जीते को भी युद्ध मारता है गवाह इतिहास, झुंड को नई राह दिखाता है, सदियों का प्रतिभास। क्या खूब पंक्तियां हैं। जीते को भी युद्ध मारता है, मतलब युद्ध में कोई असली विजेता होता ही नहीं। हाँ, हार जीत दोनों तरफ नुकसान, इतिहास गवाह है। और रास्ता कौन दिखाता है? सदियों का प्रतिभास, यानी सदियों का जमा किया हुआ ज्ञान, अनुभव, विवेक। सही। भीड़ को सही राह दिखाने के लिए सतही नारे नहीं, बल्कि गहरी समझ और ऐतिहासिक चेतना चाहिए। तो देखिए ये कविता कैसे एक संतुलन बनाती है। वर्तमान की समस्याओं, स्वार्थ, विभाजन, संघर्ष, इनको उजागर करती है। हाँ, लेकिन साथ ही इतिहास से सीखने और सामूहिक विवेक से रास्ता खोजने का एक पॉजिटिव संदेश भी देती है। ये सिर्फ आलोचना नहीं है, बल्कि समाधान की ओर इशारा है। बिल्कुल। अब हम इस तरह की आखिरी कविता कुरूरी 3 पर आते हैं। यहाँ डॉक्टर ठाकुर महसूस करती हैं कि कवि एक ज्यादा बड़े लगभग दार्शनिक धरातल पर बात कर रहे हैं। दार्शनिक कैसे? वे एक सवाल उठाती हैं जो कविता से ही निकला है। सचमुच क्या ये त्रासदी ब्रह्मांड के हर मानव की नहीं है? गहरा सवाल है। मतलब क्या ये दुख, ये संघर्ष, ये बदलाव सिर्फ किसी एक का है, या ये पूरी मानवता की साझी कहानी है? हाँ, यही बात। ये सवाल कविता को एकदम एक यूनिवर्सल लेवल पे ले जाता है। हमें व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठाकर एक सार्वभौमिक मानवीय अनुभव से जोड़ता है। शायद कवि यही कहना चाह रहे हैं कि जीवन में जो उतार चढ़ाव, जो पीड़ा हम महसूस करते हैं, वो किसी न किसी रूप में हर इंसान की कहानी का हिस्सा है। हाँ, और इसी के साथ ये कविता समय के साथ जो बदलाव होते हैं ना, उस पर भी बहुत खूबसूरती से ध्यान दिलाती है। अच्छा, जैसे डॉक्टर ठाकुर इन पंक्तियों का जिक्र करती हैं। अनगिनत क्रूरी जोड़ियों का था ये प्यारा ठौर, वह दादा बाबा नहीं रहे, गांव कुछ और। आह, समय का फेर। हाँ, या फिर ये पंक्तियां, घटता बढ़ता जीवन होता, बहती रहती धार, पहले बना मुहाना छोटा, आगे नदी अपार। वाह, ये पंक्तियां बताती हैं कि कैसे कुछ भी परमानेंट नहीं है। वो जगह हैं, वो लोग, वो रिश्ते, सब समय के साथ बदलते हैं। पुरानी पीढ़ी जाती है, गांव बदल जाता है, जीवन की नदी बहती रहती है, कभी धीमी, कभी तेज, और उसका पाठ भी बदलता रहता है। ये बदलाव की अनिवार्यता का बहुत ही काव्यात्मक चित्रण है। अक्सर हम बदलाव से घबराते हैं, पुरानी चीजों को पकड़ कर रखना चाहते हैं। सही कहा। लेकिन कविता शायद ये कह रही है कि बदलाव ही जीवन का नियम है, नदी की धार की तरह। और जैसे नदी छोटे मुहाने से शुरू होकर आगे अपार हो जाती है, वैसे ही जीवन भी अनुभवों के साथ फैलता और बदलता है। इसमें एक तरह की स्वीकृति का भाव भी है। बिल्कुल, और इतनी गहरी, दार्शनिक और कहीं-कहीं उदास लगने वाली बातों के बावजूद डॉक्टर ठाकुर ये महसूस करती हैं कि कवि का नजरिया निराशावादी नहीं है। अच्छा, उम्मीद बाकी है? हाँ, भविष्य को लेकर एक उम्मीद है। वे इस पंक्ति को खास तौर पर रेखांकित करती हैं। नए पुराने बराबर चले, बदलता रहा दौर, 21वीं सदी में लदते कर कविता के बोर। ये पंक्ति दिलचस्प है। नए पुराने बराबर चले, मतलब बदलाव का ये मतलब नहीं कि पुराना खत्म हो गया। हाँ, नया और पुराना साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हुए। और 21वीं सदी में भी, इस टेक्नोलॉजी के युग में भी कविता के बोर लद रहे हैं। हाँ, मतलब विचारों का, भावनाओं का, सृजन का आदान प्रदान जारी है। कविता आज भी रेलेवेंट है, आज भी संवाद का एक ताकतवर माध्यम है। ये भविष्य के लिए एक रचनात्मक और आशावादी नजरिया दिखाता है। तो अगर हम इन तीनों कविताओं और डॉक्टर ठाकुर की पूरी समीक्षा को एक साथ देखें, तो क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष यही कि वे इस प्रभावशाली कृति के लिए मीनकेतन प्रधान को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हैं। जी। उनका मानना है कि ये पुस्तक सिर्फ एक बार पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि बार बार पढ़ने और उस पर सोचने विचारने के लिए है। मनन करने के लिए। हाँ, मनन करने के लिए।
ये अतीत से सबक लेकर वर्तमान को समझने और भविष्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और वे आखिर में एक बहुत सुंदर उपमा का इस्तेमाल करती हैं, जो मुझे लगता है पूरी समीक्षा का सार है। क्या है वो? वे कहती हैं कि पाठक इस महानदी मतलब पुस्तक रूपी महानदी में बार बार डुबकी लगाएं हाँ, और वहां से भावप्रवण रत्नों को हासिल करें। भाव प्रवर्ण रत्न क्या मतलब हुआ? मतलब गहरे भावनात्मक और वैचारिक मोती। उनका मानना है कि इन मोतियों से पाठक जरूर लाभान्वित होंगे। ये दिखाता है कि वे इसे सिर्फ एक साहित्यिक कृति नहीं बल्कि जीवन को समृद्ध करने वाला एक स्रोत मानती है। वाह, तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या हुआ? हमने देखा कि कैसे डॉक्टर स्नेह ठाकुर अपने खास प्रवासी अनुभव, अपनी साहित्यिक समझ, अपनी गहरी जड़ों के साथ मीनकेतन प्रधान की कविताओं कुरूरी 1, 2 और 3 की परतें खोलती हैं। जी, उनकी समीक्षा में हमें घर की यादों की कसक मिलती है, आज के समाज पर एक बेबाक टिप्पणी है, इतिहास से सीखने की नसीहत है, बदलाव की अनिवार्यता का एहसास है। और इन सब के बीच भविष्य के लिए एक संतुलित आशावाद भी है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कविता कितनी मल्टी डायमेंशनल हो सकती है और पाठक के अनुभव के साथ मिलकर कैसे नए नए अर्थ बना सकती है। और यहीं से एक बड़ा और दिलचस्प सवाल उठता है, नहीं? क्या जिस तरह डॉक्टर ठाकुर का अपना जीवन, उनका प्रवासी होना, उनकी पृष्ठभूमि उनके पढ़ने और समझने के तरीके को इतना प्रभावित करती है, हाँ, तो क्या ये हर पाठक के साथ नहीं होता? किसी भी साहित्यिक कृति को, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, हम उसे सिर्फ शब्दों के समूह की तरह नहीं पढ़ते। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उसे अपने जीवन के अनुभवों, अपनी यादों, अपनी आशाओं, अपनी आशंकाओं के चश्मे से देखते हैं। हमारी अपनी पृष्ठभूमि, हमारी अपनी यात्रा उस कृति के अर्थ को गढ़ने में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, कि कैसे वही शब्द, वही पंक्तियां जो कवि ने शायद एक खास सोच से लिखी हों, अलग अलग पाठकों के मन में बिल्कुल अलग चित्र, अलग भावनाएं, अलग अर्थ जगा सकती हैं। खासकर जब बात घर, स्मृति, पहचान, बिछो, बदलाव जैसे गहरे और यूनिवर्सल विषयों की हो। बिल्कुल, शायद साहित्य का यही असली जादू है। वो हमसे बात करता है, लेकिन हमारी अपनी कहानी को भी उसमें शामिल कर लेता है।